हेलो एवरीवन, वेलकम टू नायरा स्टडी हब। आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज के वीडियो लेक्चर में जो आपका सब्जेक्ट साइंस हो जाता है, इसका जो 2020 में पेपर आया हुआ था उसको सॉल्व करेंगे, जो आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना कीजिएगा और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और फ्रेंड्स, अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लें, जिससे कोई भी नोटिफिकेशन हो वो आप तक पहुंच सके। तो चलते हैं आज की सीरीज का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आप लोग अच्छे से जानते हैं कि 1 to 5 यानी 1 से 5 तक के जो आपके क्वेश्चंस होते हैं वो वस्तुनिष्ठ टाइप होते हैं, उसके बाद आपके अति लघुत्तरीय टाइप होते हैं और उसके बाद आपके लघुत्तरीय टाइप क्वेश्चंस होते हैं। तो चलते हैं, सबसे पहले वस्तुनिष्ठ टाइप क्वेश्चन देखते हैं। तृतीय उपभोक्ता है तो इसमें हरे पौधे, तो देखिए हरे पौधे तो बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि ये तो उपभोक्ता नहीं, ये उत्पादक है, ठीक है ना। उसके बाद आपका हो जाता है चूहा। तो चूहा क्या खाता है? तो ये मांस तो नहीं खाता है, ये तो शाकाहारी होता है और शाकाहारी होता है यानी ये प्राथमिक उपभोक्ता हो जाता है। तो ये भी आपका गलत हो जाता है, ये भी आपका गलत हो जाता है। अब बचा सांप और बाज, तो इसमें क्या कह रहे हैं? तृतीय उपभोक्ता, तो आपका यहाँ पे बाज राइट आंसर है, ठीक है ना। तो यानी कि द ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। उपधातु है तो उपधातु लोहा, आर्सेनिक, सोना, ग्रेफाइट, तो उपधातु आपका क्या हो जाता है? तो आर्सेनिक। और अगर धातु की बात की जाए तो लोहा, सोना, ग्रेफाइट ये सब क्या हो जाते हैं? ये धातु हो जाते हैं। यहाँ पे उपधातु पूछा गया है इसलिए आर्सेनिक हो जाता है। उपार्जित लक्षणों के वंशागति का सिद्धांत संबंधित है, तो उपार्जित लक्षणों के वंशागति का सिद्धांत डार्विन से या जीन बैप्टिस्ट लेमार्क या हिग्डोडो ब्रीज या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आपका जो आंसर हो जाता है वो जीन बैप्टिस्ट लेमार्क हो जाता है। नोबेल गैस का उदाहरण है हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड या रेडॉन। तो इसमें आपका जो आंसर हो जाता है वो रेडॉन यानी कि द ऑप्शन हो जाता है, यानी नोबेल गैस का उदाहरण है तो रेडॉन हो जाता है। उसके बाद आपका क्वेश्चन है जनित्र द्वारा ऊर्जा का रूपांतरण होता है, तो जनित्र किसको कहते हैं? तो जनरेटर को कहते हैं। तो इसमें क्या होता है? विद्युत ऊर्जा का यांत्रिक ऊर्जा में? तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये पहले विद्युत नहीं होता है। विद्युत ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में? ये भी आपका गलत हो जाता है। यांत्रिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में, क्योंकि इसमें क्या होता है? यांत्रिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में होता है। तो इस तरह से आपका ये जो सा ऑप्शन है ये राइट हो जाता है। और जनित्र मतलब होता है जो जनरेटर होता है, ठीक है ना। उसके बाद आपका क्वेश्चन हो जाता है 6 नंबर का, और ये आप लोगों के यहाँ पे अति लघुत्तरीय टाइप क्वेश्चंस की सीरीज स्टार्ट हो गई है। एड्स किस विषाणु के द्वारा होता है? तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं एड्स किस विषाणु के द्वारा होता है। तो आपका हो जाता है एड्स रोग HIV ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम द्वारा होता है। इस रोग का विषाणु शरीर में रक्षक श्वेत रुधिर कणिकाओं मस्तिष्क की कोशिकाओं को प्रभावित करता है। उसके बाद क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। आपका क्वेश्चन हो जाता है प्राथमिक उपचार किसे कहते हैं? तो प्राथमिक उपचार समझ लेते हैं। प्राथमिक उपचार आप लोग अच्छे से जानते हैं, जब किसी के चोट लग जाती है तो जो पहले उपचार किया जाता है, यानी कहने का मतलब ये है कि डॉक्टर के पास जाने या डॉक्टर को बुलाने से पहले जो उपचार किया जाता है उसे क्या कहा जाता है? तो प्राथमिक उपचार कहा जाता है। यहाँ पे देख लेते हैं आपातकालीन स्थिति में डॉक्टर के आने से पहले तक जो यानी प्रारंभिक सहायता दी जाती है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे प्राथमिक उपचार कहा जाता है। क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन आपका हो जाता है अयस्क से आप क्या समझते हैं? जो 8 नंबर का आपका क्वेश्चन है वो है अयस्क से आप क्या समझते हैं। तो यहाँ पे देख लेते हैं अयस्क जिन खनिजों से धातुएं सुविधा पूर्वक या आसानी से प्राप्त की जा सकती है तथा कम खर्च में धातुएं प्राप्त हो जाती हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें अयस्क कहते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं पहले। क्वेश्चन आपका हो जाता है रुधिर कणिकाएं कितने प्रकार की होती हैं, उनके नाम तथा किसी एक रुधिर कणिका के कार्य लिखिए। मतलब क्या कह रहे हैं कि रुधिर कणिकाएं कितने प्रकार की होती हैं, पहले प्रकार लिखने हैं, फिर उसके बाद किसी एक रुधिर कणिका का कार्य लिखना है। तो यहाँ पे देख लेते हैं आपका जो आंसर हो जाता है वो आपका हो जाता है, देखिए यहाँ पे 9 नंबर जो आपका क्वेश्चन है उसका आंसर
रुधिर कणिकाओं के प्रकार लाल रक्त कणिकाएं हो जाती हैं, श्वेत रक्त कणिकाएं हो जाती हैं और प्लेटलेट्स ये हो जाती हैं। लाल रक्त कणिकाओं के कार्य, रक्त की लाल रक्त कणिकाएं ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड से बनाकर उनका परिवहन करती हैं। तो इस तरह से आपने कार्य भी देख लिया और कितने प्रकार की होती है ये भी आप लोगों ने देख लिया। अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका, समजात अंग किसे कहते हैं। देखिए यहाँ पे है, समजात अंग किसे कहते हैं, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। तो समजात अंगों को देख लेते हैं किसे कहते हैं। तो आपका हो जाता है, समजात अंग वो अंग होते हैं जो उत्पत्ति एवं संरचना से समान होते हैं लेकिन कार्य में भिन्न भिन्न होते हैं। कैसे होते हैं, जो उत्पत्ति और रचना में तो समान है लेकिन उनके जो कार्य हैं वो अलग अलग हैं। जैसे चमगादड़ के पंख उड़ने के लिए, मनुष्य के हाथ वस्तुओं को पकड़ने के लिए। तो इस तरह से ये आपका समजात अंग हो जाते हैं। अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन देख लेते हैं। आपका 11 नंबर का क्वेश्चन हो जाता है, किसी परिपथ में 5 एम्पियर की धारा धारा 1 घंटे के लिए प्रवाहित की जाती है, ठीक है ना। आवेश की मात्रा की गणना कीजिए। तो यहाँ पे आपका हो जाता है, आंसर की तरफ चलते हैं, आंसर देख लेते हैं। 11 नंबर का आंसर हो जाता है, तो आवेश की मात्रा की गणना करनी है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपका हो जाता है I बराबर Q/T। 1 घंटा कितने का होता है, तो 60 मिनट का होता है, ठीक है ना। और 60 मिनट का होता है और फिर 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, तो 60 सेकंड होते हैं, यानी 60 × 60 और आपका आंसर इतना आएगा। मतलब आप जब इसको गुणा करेंगे तो इतना आएगा, ठीक है ना। और उसके बाद आपका है 5 × 3 यानी 18,000। इस तरह से आपका ये आंसर यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन आपका हो जाता है, लघुत्तरीय टाइप में क्वेश्चन देख लेते हैं। पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपका क्वेश्चन है, वालिया भट्टी का सचित्र वर्णन कीजिए। तो इसमें पहले वर्णन भी करना है प्लस क्या करना है, चित्र भी बनाना है। तो पहले वर्णन करेंगे फिर चित्र बनाएंगे, ठीक है ना। तो देखते हैं, वालिया भट्टी आप इस तरह से हेडिंग डालेंगे, ठीक है। ये भट्टी इस्पात की चादरों से बनी होती है जिसके भीतरी भाग में अग्नि सह ईंटों का अस्तर लगा होता है। भट्टी जल के जैकेट से घिरी रहती है। इसकी ऊंचाई 15 से 20 फुट होती है। भट्टी के ऊपरी भाग में अयस्क डालने के लिए द्वार होता है तथा बेकार गैसों के निकलने के लिए ऊपरी कोने में एक मार्ग भी होता है। अब देख लेते हैं, इस तरह से ये भट्टी आपकी हो जाती है वालिया भट्टी। देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये मैट है, धातुमल हो जाता है और यहाँ पे ये गर्म धातु, पानी का जैकेट और कोक सिलिका भर्जित अयस्क प्लस कोक सिलिका हो जाती हैं। व्यर्थ गैसें यहाँ से निकल रही हैं। तो आप देख लें, इस तरह से अच्छे से आप लोग चित्र बनाना सीख लें, ठीक है ना। 2 से 3 बार बनाएंगे, आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन आपका हो जाएगा 30 नंबर क्वेश्चन, है ना। 30 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, कौन सा है आपका, डार्विनवाद को समझाएं। तो डार्विनवाद को समझ लेते हैं भाई, देख लेते हैं। इसमें यहाँ पे आपका हो जाता है डार्विनवाद। चार्ल्स डार्विन द्वारा जैव विकास के संबंध में प्रस्तुत विचार ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन में वर्ष 1859 में प्रकाशित किए गए। इसके मुख्य बिंदु निम्नवत है। प्रत्येक जीव जाति में संतानोत्पत्ति होने की प्रचुर मात्रा यानी प्रचुर क्षमता होती है। सेकंड हो जाता है, इसके बावजूद प्रकृति में प्रत्येक जाति की जीवधारियों की संख्या सीमित रहती है क्योंकि प्रत्येक जीवधारी को अस्तित्व बनाए रखने के लिए 3 प्रकार का संघर्ष करना पड़ता है। अंतर जातीय संघर्ष, अंतर जातीय संघर्ष, वातावरणीय संघर्ष ये हो जाते हैं। समस्त जीवधारियों में विभिन्नताएं पाई जाती हैं। ये विभिन्नताएं रंग रूप के साथ ही विभिन्न लक्षणों की हो सकती हैं। जीवन के संघर्ष में वही जीवधारी सफल होते हैं जिनमें वातावरण के अनुकूल विभिन्नताएं होती हैं। प्राकृतिक वर्ण से विभिन्नताएं पीढ़ी दर पीढ़ी एकत्र होती रहती हैं तथा कालांतर के बाद भिन्नता के चलते नई पीढ़ी बन जाती हैं। उसके बाद आपका क्वेश्चन 40 नंबर क्वेश्चन पहले देखते हैं, उसके बाद आंसर की तरफ चलते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या पूछा गया है 40 नंबर का। तो आपका हो जाता है, मेंडलीफ की आवर्त सारणी के लाभ तथा दोषों का उल्लेख कीजिए। तो मेंडलीफ की आवर्त सारणी के लाभ और दोष दोनों देखने हैं, ठीक है ना। तो दोनों देख लेते हैं।
आपका हो जाता है मेंडलीव की आवर्त सारणी के लाभ। पहले लाभ देख लेते हैं। इस सारणी में 92 तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुणों का अध्ययन 9 समूह में कर दिया है। सेकंड है परमाणु भार का आकलन सहजता से कर सकते हैं। संदेहात्मक परमाणु भारों का सही निर्धारण में सहायता मिलती है। नए तत्वों की खोज में सहायता प्राप्त होती है। उसके बाद आपका हो जाता है मेंडलीव की आवर्त सारणी के दोष। सारणी में हाइड्रोजन की स्थिति अनिश्चित है। तत्वों के वर्गीकरण के आधार परमाणु भार होने पर समस्थानिकों के लिए सारणी में स्थान नहीं है। कुछ तत्वों के युग्म ऐसे हैं जिनमें पहले तत्व का परमाणु भार उसके आगे वाले तत्व से ज्यादा है, जैसे आर्गन 40 पोटेशियम 39 से पहले है। ठीक है ना, यहां तक हो जाता है। अब क्वेश्चन आपका 15 नंबर का है। 15 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें है पारिस्थितिकी तंत्र में खाद्य जाल को उदाहरण सहित समझाएं। तो पारिस्थितिकी तंत्र में खाद्य जाल को आप लोग जानते हो, खाद्य जाल और खाद्य श्रृंखला किसको कहते हैं? तो खाद्य जाल जो जाल के रूप में बन जाता है ना, श्रृंखला एक सीधी लाइन चलती है, तो इसमें फर्क होता है खाद्य जाल और खाद्य श्रृंखला में। तो यहाँ पे तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया खाद्य जाल के बारे में, तो देख लेते हैं। जब विभिन्न खाद्य श्रृंखलाएं एक दूसरे से जुड़ जाती हैं तो खाद्य जाल का निर्माण होता है। इस प्रकार विभिन्न खाद्य श्रृंखलाओं के मिलने से खाद्य जाल बनता है। खाद्य जाल एक जटिल संरचना होती है। इसमें भोजन अथवा ऊर्जा का प्रवाह बहुदिशात्मक होता है। अब आप देख लें, खाद्य जाल इस तरह से होता है, जैसे पौधे हैं, ठीक है ना, तो पौधों को कौन खाते हैं? तो खरगोश भी खाते हैं और कीट पतंगे भी खाते हैं। ठीक है, अब खरगोश को बाज भी खाता है। भाई खरगोश खा रहा है पेड़ पत्तियों को और बाज ऊपर उड़ रहा है। अब उसने देखा खरगोश को तो वो खा गया। अब ऐसा नहीं है कि बाज ने सिर्फ खरगोश को खाया, बाज ने सांप को भी खाया, है ना। और कीट पतंगे हैं। अब देखिए, क्या खरगोश भी खा रहा है पौधों को, कीट पतंगे भी खा रहे हैं पौधे को, और चूहा भी खा रहा है पौधे को, ठीक है ना। उसके बाद देखिए, बाज ने खरगोश को भी खाया, सांप को भी खाया और बाज ने चूहे को भी खाया। भाई ऐसा होता है ना कि जरूरी नहीं कि एक ही चीज को खाए। फिर उसके बाद मेंढक है तो कीट को खाता है ना, तो इस तरह से फिर ये देखिए, इसको सर्प है तो इसको खा गया मेंढक को। तो ये एक ऐसे देखिए, ये एक ऐसा जाल बन गया ना, ये सब जाल बन गया यहाँ तक। और जो चूहा है, चूहे को कौन? तो सर्प। तो यहाँ पे कितने जाल बन जाते हैं? एक, यहाँ पे 2, ये तीसरा ये और चौथा ये, यानी 4 बन गए। और अगर खाद्य ये श्रृंखला हो गई और ये खाद्य जाल हो गए। अगर खाद्य श्रृंखला की बात की जाए तो जैसे पहले उत्पादक, फिर उपभोक्ता, फिर प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता, तृतीय उपभोक्ता और अपघटक, ये एक सीधी लाइन में चलती हैं। तो इन चीज़ों को आप अच्छे से याद कर लीजिए और चीज़ों को समझ लीजिए। ये खाद्य जाल पौधों से शुरू होकर सर्वोच्च मांसाहारी जीव बाज पर जाकर खत्म होता है। इसमें 4 खाद्य श्रृंखलाएं, 1, 2, 3, 4, जो अभी हमने आपको बताया कि देखिए यहाँ पे 4 खाद्य श्रृंखलाएं बन रही हैं, है ना। उसके बाद आपका क्वेश्चन जो 16 नंबर है वो देख लेते हैं क्या क्वेश्चन कह रहा है। तो आपका क्वेश्चन हो जाता है यहाँ पे, दिए गए चित्र में ए और बी के बीच तुल्य प्रतिरोध की गणना कीजिए। तो ये चित्र है, इस तरह से चित्र दिया गया। अब इसमें तुल्य प्रतिरोध की क्या करनी है? तो गणना करनी है। तो यहीं पे समझ लेते हैं। देखिए, चित्र के अनुसार 1 और यहाँ पे 1/2 हो जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसको, या वहीं पे चलते हैं। चलिए यहाँ पे समझ लेते हैं, है भी यहाँ पे लिखा हुआ भी है, इस तरह से आप लोग समझ लें इसको। जो चित्र है उसमें 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/4 बराबर, इसमें आपको पता है कि एलसीएम लेना होता है ना, तो 13/12 हो जाता है। उसके बाद जब इसको आप इसका भाग करेंगे ना, जो संख्या बटे में होती है तो उसका क्या किया जाता है? भाग किया जाता है, तो 0.92 आ जाता है। फिर r बराबर 0.92 प्लस 1 प्लस 5 हो जाता है और बराबर 6.92, और ये आपका ओमेगा हो जाता है ना। अगर यहाँ पे इस तरह से नहीं चीज़ें समझ में आई हैं तो हम चलिए यहाँ पे भी एक बार आप लोगों को बता देते हैं कि जैसे आपका हो जाता है 1/2, क्या हो जाता है? तो 1/2 प्लस, चूंकि है ना, चूंकि आपका हो जाता है 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/4, ठीक है। ये ऐसे आपका हो गया। उसके बाद आपका हो गया, अब आपने एलसीएम निकाला तो 13/12 हो जाता है बराबर 0.92 हो जाता है। उसके बाद आर है ना, प्रतिरोध, आर
तो r बराबर 0.92 प्लस 1 प्लस 5। अब आप ये क्या करेंगे, आप देखिए इसको प्लस कर देंगे तो आपका हो जाएगा 6.92 मेगा, है ना। तो इस तरह से आपका हो जाएगा। क्वेश्चन है आपका नेक्स्ट, WBC और प्लेट टेस्ट पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। 17 नंबर आंसर देख लेते हैं। श्वेत रुधिर कणिकाएं, तो इसमें आपका हो जाता है श्वेत रुधिर कणिकाओं की संख्या लाल रुधिर कणिकाओं RBC से अपेक्षाकृत कम होती हैं। ये रंगहीन होती हैं तथा इन्हें ल्यूकोसाइट भी कहते हैं। ये दो प्रकार की होती हैं, ग्रेन्युलोसाइट्स और ऑर्गेन्युलोसाइट्स ये हो जाती हैं, ठीक है ना। उसके बाद इसमें जो क्वेश्चन किया गया उसी में प्लेटलेट्स है ना, क्वेश्चन में अब बात की गई है कि देखिए आपका यहाँ पे देख लेते हैं कि क्वेश्चन में क्या कहा गया है। प्लेटलेट्स, WBC और प्लेटलेट्स पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो प्लेटलेट्स भी देख लेते हैं। प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते हैं। ये केवल स्तनधारियों के रुधिर में ही पाई जाती हैं। प्लेटलेट्स अति सूक्ष्म, संकुचनशील, गोल तथा केंद्र रहित होती हैं। ये घाव के स्थान पर रुधिर को जमा करके थक्का यानी क्लोट बना देती हैं। तो इस तरह से हो जाता है। उसके बाद आपका लास्ट क्वेश्चन जो है, अस्थिभंग क्या है, अस्थिभंग के विभिन्न प्रकारों का वर्णन कीजिए। तो यहाँ पे अस्थिभंग देख लेते हैं। पहले तो अस्थिभंग कहते किसको हैं, तो किसी हड्डी या अस्थि के टूटने या उसमें दरार पड़ने की ये को अस्थिभंग कहते हैं। हड्डियों पर एक सीमा से अधिक बल, दबाव या झटका लगने से या अस्थियों में कर्क रोग होने से या अन्य रोगों के चलते अस्थिभंग हो जाती है। अस्थिभंग के प्रकार, चिकित्सा विज्ञान में अस्थिभंग को विभिन्न प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। कौन कौन से, तो साधारण अस्थिभंग, इसमें क्या होता है, साधारण अस्थिभंग में ये होता है कि इस प्रकार के अस्थिभंग में हड्डी के स्थान पर कोई ऊपरी या खुली चोट नहीं होती है, हल्की सी मतलब खुली चोट नहीं होती है ना, दरार पड़ जाती है। खुला अस्थिभंग यानी इस प्रकार के अस्थिभंग में अस्थिभंग के स्थान पर घाव भी होता है। इसमें हड्डियों की ऊतक दोनों ही प्रभावित होते हैं तथा संक्रमण का भय रहता है। विखंडित मतलब खंड हो जाना है ना। इस प्रकार के अस्थिभंग में अस्थि कई टुकड़ों में बढ़ जाती है, अतः इसे विखंडित अस्थिभंग कहते हैं। इसकी मरम्मत में काफी कठिनाई होती है। उसके बाद संपीडन अस्थिभंग, तो संपीडन में इस प्रकार का अस्थिभंग रीढ़ की हड्डी में होता है। जैसे अस्थि मृदुलता की बीमारी में रीढ़ की हड्डी में इसी प्रकार का अस्थिभंग होता है। तो इस तरह से यहाँ पे आप लोगों के जो 18 क्वेश्चंस आते हैं वो सारे सॉल्व हो चुके हैं। आई होप आप लोगों को सेशन अच्छा लगा होगा, प्लस आप लोगों को बहुत ज़्यादा इनसे हेल्प भी मिलेगी। तो फ्रेंड्स, अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लें, जिससे कोई भी नोटिफिकेशन हो वो आप तक पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें और स्टडी को कंटिन्यू करें। थैंक यू।